सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट विच इज द ओनर्स या तो शेयर होल्डर्स। तुम्हारे सामने एक एक पॉइंट्स का लिस्ट में दे रहा हूं। नाउ ये तुम्हारे सामने आ रहा है। Now let us start with the first point, proper use of money। तुम धंधे में पैसा लगाते हो, कई बार ऐसे होता है कि मालिक धंधे में पैसा लगाता है लेकिन मालिक पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। नाउ बेस्ट एग्जांपल इसका ले लो, सुशांत सिंह राजपूत का। उसने जो बिजनेस चालू किए थे, उसका जो प्लान था रोबोटिक्स और दूसरे लेवल पे था, लेकिन ऐसा कहा गया या पता लग रहा है कि वो मिसयूज हुआ है पैसे का। सिंपल सा लॉजिक है कि जब ओनर धंधे में पैसा लगाता है, उसका प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए। एनी वेस्टेज ओनर को रिटर्न तो मिलना नहीं है, धंधे को लॉस होना है, कुछ लोग बिना मेहनत के खाएंगे, इकोनॉमी में आउटपुट आना नहीं है। सो देश का भी नुकसान होता है, ओनर का भी नुकसान होता है और पैसा भी वेस्ट होता है, ठीक है। सो पहला जो भी पैसा ओनर ने लगाया धंधे में, उसका ठीक से यूज करो, है ना। सेकंड नंबर, एक्सपांशन। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगातार एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो इसको हम एक और पॉइंट में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन बोलूंगा ताकि तुमको समझ में आए कि ये क्या है। ना एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, पहले सोचो। एक्सपांशन, लेट अस टेक वन एग्जांपल। रिलायंस का ऐसा सोचो, एक रिटेल का शोरूम है, ठीक है ना, रिटेल स्टोर नासिक में है, सिटी सेंटर में है। वो लोग नासिक रोड में एक और रिटेल शोरूम डालते हैं रिलायंस के नाम का। नहीं, लाइव एग्जांपल लो ना, टाटा क्रोमा लो। टाटा क्रोमा कॉलेज रोड में है, अभी टाटा क्रोमा दूसरा नासिक रोड में खोल रहा है। सो वो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। आया समझ में। तुम्हारा धंधा जो एग्जिस्टिंग है उसको बढ़ा रहे हो। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। अभी रिलायंस जो था ओरिजिनल, वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस में था। फिर उन लोगों ने जियो चालू किया। पेट्रोकेमिकल और जियो का कोई संबंध नहीं है, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। सपोजिटली बीवाईके कॉलेज एक बुक का शॉप खोलता है बाहर। अभी बीवाईके कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज है, टीचिंग कॉलेज है। सो बुक्स का शॉप इज अनदर, तो उसको यदि खोलता है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। मतलब तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग धंधा है वो छोड़ के तुम अलग लाइन में एंटर करते हो, ठीक है। सो कोई भी बिजनेस ने वक्त के साथ साथ एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। दिन में कितने गाड़ियां बनाता है, 600 से 700 गाड़ियां बनाता है। मारुति कितने बनाता है, करीबन 3000 तक चला जाता है उसका गाड़ी। इसलिए मारुति को सस्ता पड़ता है, इसलिए वो मार्केट में सस्ते दाम में देता है। सो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है कि तुम जब ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हो तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। इसको हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन बोलते हैं कि तुम सस्ते में गाड़ी बना सकते हो। आया समझ में। सो कोई भी बिजनेस ने ज्यादा मैन्युफैक्चर करके अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करना चाहिए ताकि मार्केट में कॉम्पिटिटिवली उसको बेच सके। चौथा, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नाउ सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल भी लिखते जाता हूं ताकि तुमको इजी पड़े। एप्पल का एग्जाम्पल लो, इसमें मारुति का एग्जाम्पल लो, इसमें रिलायंस का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना। इसमें सुशांत सिंह राजपूत का बिजनेस का एग्जाम्पल मैंने लिया था। तो एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में एप्पल का एग्जाम्पल इसलिए कि एप्पल कभी भी मोबाइल बनाता नहीं था। 2001 2004 में शायद एप्पल का आईफोन आया, लेकिन नॉर्मली एप्पल कंप्यूटर बेस्ड था। इनफैक्ट एप्पल का नाम भी एप्पल इंक अभी जो है वो नहीं था, एप्पल कंप्यूटर्स था। बाद में उन्होंने नाम चेंज करके एप्पल आईएनसी रखा, इनकॉर्पोरेटेड। 2001 में उन लोगों ने आईपॉड में एंटर किया, 2004 में उन लोगों ने आईफोन लाया, फिर ये लाया, आईपैड लाया। बोलने का तात्पर्य यह है, तुमको नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखना होगा, जैसे रिलायंस कर रहा है। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, फिर वो एंटर हुआ डिटेल में, डिजिटल में। रिलायंस के ज्वेल्स है, रिलायंस अभी जियो मार्ट है जो डायरेक्ट टक्कर देगा इसको।
अमेजन और फ्लिपकार्ट को, ठीक है ना। जैसे चाइना में सबसे बड़ा अलीबाबा है, ये जो जैसे अमेजन अमेजन बंद हो गया चाइना में, क्यों? अमेजन टक्कर नहीं दे पाया इसको अलीबाबा को चाइना में, लेकिन इंडिया में जोरदार चल रहा है। अभी देखते हैं जियो कैसे कम्पीट करता है, जियो मार्ट। नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें एग्जांपल तुम सोनी का दे दो, या कोई भी मोबाइल कंपनीज का ले लो, सैमसंग का ले लो। आई थिंक सैमसंग का एग्जांपल ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सैमसंग का फोल्डेबल फोन आया ना, कोई तो कौन सा आया फोल्डेबल फोन सैमसंग का? डी फ्लिप करके है सर। तो सैमसंग फ्लिप। फ्लिप ना, तो हम्म। आई थिंक ये वर्ल्ड का सबसे पहला शायद फोल्डेबल है। दूसरे आते थे फोल्डेबल, लेकिन वो स्क्रीन को फोल्ड नहीं करता था, वो अलग, फोल्डेबल का यूज अलग था। और फोल्ड नीचे कीपैड, जैसे मेरे पास एक था फोल्डेबल सोनी का, नीचे कीपैड था, और जब फोल्ड करके ऊपर करेंगे तो ऊपर स्क्रीन आता था, बट इट्स लाइक अ नॉर्मल लैपटॉप की तरह बोल सकते हैं। लेकिन ये पहला फोन है जो स्क्रीन को ही कांच को हाफ भाग में कर देता है। मतलब बोलने का सर शायद से मोटो या एलजी का भी है। मोटो का भी है, हम्म। और लेकिन मुझे लगता है सैमसंग का बहुत अच्छा होगा। मोटरोला का हमेशा से स्क्रीन क्वालिटी बहुत बढ़िया रहा है। मोटो का ओरिजिनल भी जो फोन थे ना, उसके स्क्रीन बहुत बढ़िया थे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज, तुम निरंतर, सी जवाबदारी है बिजनेस का। तुम मोबाइल ऑटोमोबाइल में रिसर्च नहीं करो ना, तुम्हारा बंद हो जाएगा, क्योंकि हर बार नयापन आ रहा है। तुम जो हम लोग ने 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। मेरे पास जो 6600 था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना जबरदस्त आज के तारीख में यूसेज होगा मोबाइल के, जितना आज यूज हो रहा है। थोड़े साल रुको, तुम्हारा मोबाइल फोन ही तुम्हारा पैसा हो जाएगा। तुम मोबाइल फोन दिखाओगे, पिन डालोगे, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब आउटडेटेड होने वाला है एक समय बाद। तुम्हारा मोबाइल सबसे बड़ा हथियार होगा आगे चलकर, मतलब बहुत ताकतवर होते जाएगा। फिर नेक्स्ट इज नंबर 6, करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये अगेन इसमें क्या बोल सकते हैं एग्जांपल? करेक्ट इंफॉर्मेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन शुड एवरी ईयर एन ऑडिटेड कॉपी ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ऑडिट एक जरूरी है कि धंधे ने ऑडिट करके करेक्ट कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट दिखाया जाए। मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी था सत्यम कंप्यूटर्स, इन लोगों ने निरंतर मैनिपुलेट किया अकाउंट्स को, और पब्लिक को दिखाया 6000 करोड़, शेयर का दाम स्काई रॉकेट 500 रुपया। जब वो लोग सैलरी नहीं दे पाए, उनके पास सिर्फ 60 करोड़ था, सैलरी नहीं दे पाए तो हल्ला हो गया, दाम हो गया कहाँ 450 रुपए था और कहाँ पे 18 रुपया हो गया शेयर का दाम। कितने लोग बर्बाद हो गए होंगे इसकी वजह से, और लास्ट में कंपनी बंद होके बिक गया, महिंद्रा ने खरीद लिया, आज उसका नाम है महिंद्रा सत्यम। बोलने का तात्पर्य यह है, एक कंपनी का जवाबदारी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनर्स को देना। कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। ना मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं नासिक में हूँ, कंपनी मुंबई में है, जैसे कि रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है, तो मुझे तो पता नहीं, रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर्स है, कंपनी में 1.25 लाख लोग काम करते हैं, उसमें अकाउंटेंट कितने होंगे? 200-500 होंगे, उससे तो ज्यादा नहीं होना है। सो कंपनी की जवाबदारी है अकाउंट्स ठीक से तैयार करें, जो कंपनी के मालिक के शेयर होल्डर्स उनको करेक्ट एनुअल रिपोर्ट दे। अच्छा, 7वां नंबर, शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन। मैं इसका एग्जांपल अशोका का देता हूँ। नाउ लास्ट ईयर, पिछले साल 2019 में यही टाइम सितंबर में उनका एनुअल जनरल मीटिंग था, जिसको एजीएम बोलते हैं। अशोका में जो मैं गया था, एक्सप्रेस इन होटल में था, उसके बाद लंच रहता है, शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो वो लोग काफी उतना सम्मान देते हैं। लेकिन मीटिंग के दरमियान उन्होंने एक अच्छा काम ऐसा किया कि कभी भी जब मीटिंग शुरू होता है तो पहले चेयरमैन, पहले सेक्रेटरी और फिर चेयरमैन सब बोलने के बाद उन्होंने मौका दिया कि जो भी शेयर होल्डर्स थे, ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे उस दिन, 40-45 लोग थे, तो उन लोग को बोला किसी को कुछ पूछना है। सबसे पहले एक आदमी ने सवाल पूछा, आप लोग डिविडेंड क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? 3 साल से उन्होंने डिविडेंड दिया नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो पैसा डिविडेंड देंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम पड़ेगा, इसलिए नहीं दे रहे। बोलने का तात्पर्य है कि एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने शेयर होल्डर्स को बोलने का मौका दिया, पार्टिसिपेशन। मेरे मन में भी यही सवाल था कि ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे, समझ में आ रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर्स के डाउट्स क्लियर हो सके। दूसरा, रीजनेबल डिविडेंड। तुम देखो, रिलायंस ही ले लो, रिलायंस ने इस साल भी शायद डिविडेंड 65% कुछ तो डिक्लेयर किया है। बोलने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा जवाबदारी है
कि तुम हर साल एक रीजनेबल डिविडेंड दो। रीजनेबल डिविडेंड क्यों? क्योंकि जब शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है ना, तो बैंक में लगाया होता तो बैंक ने ब्याज दिया होता, तो कंपनी की जवाबदारी है 65%, मतलब तुमने लाख रुपए लगाया तुमको 65% मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। 65% पर शेयर का दाम है। शेयर का दाम 10 रुपया है फेस वैल्यू, आज चल रहा है 500 रुपया, तो तुमने 500 के हिसाब से 2000 या 2000 शेयर खरीदा होगा, तो 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने 6.5 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया होगा। तुम्हारे पास 200 शेयर है तो तुमको 1300 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है, पर डिविडेंड मिला ना, सो एक कंपनी का जवाबदारी है कि डिविडेंड रीजनेबल देना। इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, सी कोई भी शेयर धारक दो ही कारण से शेयर खरीदता है, दो ही कारण है बेसिक लेवल पे। पहला कारण, जैसे तुमने बैंक में पैसा डाला, बैंक तुमको ब्याज देता है, वैसे ही मैंने अशोका में पैसा डाला तो अशोका ने मुझे डिविडेंड देना चाहिए, पहला कारण है, जो कि नहीं दे रहा 3 साल से। दूसरा कारण है, यदि तुमने शेयर्स में पैसा लगाया, जैसे तुमने घर खरीदा, वक्त के साथ साथ घर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे शेयर्स की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए। मैं रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। मार्च में रिलायंस का शेयर का कीमत 700 रुपए तक आ गया था, आज उसका कीमत रिलायंस का 2300 रुपया है। मतलब सोचो, तुमने 7 लाख रुपीज लगाया होता रिलायंस में, तो आज उसकी वैल्यू होती थी 23 लाख, मतलब दो डबल से भी ज्यादा, करीबन 3 गुना वैल्यू दिया उसने 6 महीने में। मतलब तुम्हारा संपत्ति बढ़ गया ना, जैसे घर की कीमत है 7 लाख, अभी हो गया 23 लाख 6 महीने में, वो वाली बात हो गई। फेयर प्रैक्टिस इन स्टॉक एक्सचेंज, कायदा बहुत क्लियर है, तुमको हर क्वार्टरली मतलब, जैसे कि मैं इसको रब कर दूं, बहुत भर गया है ये। सो फेयर प्रैक्टिस इन स्टॉक एक्सचेंज में अप्रैल मई जून ये क्वार्टर होता है, तीन महीने का, तो उनको जून ना अगस्त 30 से पहले सब डिटेल्स देना पड़ता है शेयर बाजार को, कि भाई नफा कितना हुआ क्वार्टरली, या नुकसान कितना हुआ, टर्नओवर कितना हुआ। तुम्हारे कंपनी में कोई भी बदलाव हुआ, डायरेक्टर बदला, डायरेक्टर नया आया, किसी को निकाल दिया डायरेक्टर को, ये सब चीजें तुमको शेयर बाजार को बताना पड़ता है। ये फेयर प्रैक्टिस हुआ। तुमने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो वो अनफेयर माना जाएगा। तो जवाबदारी कंपनी का है, शेयर बाजार के प्रति जवाबदार रहे। और लास्ट का पॉइंट है गुड इमेज। व्हाट इज गुड इमेज? एक कंपनी की जवाबदारी है कि अपने काम से एक अच्छा इमेज क्रिएट करे। नाउ आई थिंक इसमें वापस इंडियन एग्जांपल, मुझे सबसे बढ़िया जो एग्जांपल दिखता है वो मुझे लगता है सबसे बढ़िया इमेज आज के तारीख में इंडिया में जो है वो अमूल की है। अमूल, तुम ले लो, पार्ले जी ले लो, जो पैकेट है बिस्किट का, पार्ले कंपनी का, ये लोगों ने इमेज इस प्रकार से बनाया है कि जब अमूल कंपनी का प्रोडक्ट दूध, तुम बाकी मार्केट का दूध किसी पे भरोसा नहीं करोगे, अमूल का आग बंद करके करोगे। बिस्किट में भी बाकी का पता नहीं, बट पार्ले जी गरीब लोग का, बोलते ना, गरीब लोग का दाता है, ऐसे बोलना चाहिए। कितने सारे गरीब लोग पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट खाकर दिन चला लेते हैं। सो एक इमेज इन्होंने बनाई है, काफी साल लगा इनके। पतंजलि का भी इमेज बहुत अच्छा है मार्केट में। सो तुम्हारा जवाबदारी है, वही मैगी नूडल देखो, नेस्ले का, उन्होंने अपना नाम खराब किया, उन पर इल्जाम लगा था कि उन्हें मैगी में मिक्स करते हैं। सो ऐसे कंपनीज जो इमेज खराब करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं। सो तुम्हारी जवाबदारी है कंपनी के प्रति, ओनर के प्रति जवाबदार रहना। तो ये तुम्हारे 11 पॉइंट्स थे। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया जो तुमको हेल्प करेगा। एक मुकेश अंबानी का एक बिल्डिंग है एंटीलिया, सबको पता है, 27 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। तो पहला नंबर का जो पॉइंट है, ये ऐसा सोचो, ये बिल्डिंग बनाने के लिए, एंटीलिया नाम जो बिल्डिंग बनाने के लिए तुमने 10,000 करोड़ का खर्चा किया, पॉइंट नंबर 1। मतलब प्रॉपर ऐसा सोचो, मुकेश अंबानी ने प्रॉपरली 10,000 करोड़ का यूज किया, मनी यूज किया, मतलब पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग का ऐसा सोचो, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से एक्सपांड होते होते 27 फ्लोर तक पहुंची। मतलब आज कितना हुआ इसका, 27 फ्लोर का बिल्डिंग है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्डिंग, इसको मैं रब कर दूं, ग्राउंड फ्लोर से एक्सपांड होते हुए, एक्सपांड होते हुए 27 फ्लोर तक पहुंची, बराबर ना? ऐसे तुम बोल सकते हो जिससे तुमको इजी पड़ेगा। ये पॉइंट बोलो।
बिल्डिंग एक्सपांड होते होते 27वें मंजिले तक पहुंची है। सो ये पॉइंट नंबर 2 होगा, मतलब उसने 27 फ्लोर का बिल्डिंग बांटा, ठीक है, और एक्सपांड होते हुए 27 फ्लोर तक पहुंचा। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन, ऐसा सोचो बिल्डिंग का जो पार्किंग है उनका, रिलायंस के जो एंटीलिया बिल्डिंग का, बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन है। इनफैक्ट गाड़ी का सर्विसिंग भी वहीं पे होता है। जो एंटीलिया बिल्डिंग है उसके एक्चुअली तो पहले 6 फ्लोर्स पार्किंग के। तुम सोचो कि जो पार्किंग में एक लार्ज स्केल ऑपरेशन मतलब 150 कार रह सकते, इतना बड़ा पार्किंग है उनका, ठीक है। सो और 7वें फ्लोर में गाड़ी का सर्विसिंग भी वहीं पे करते हैं वो लोग। फिर चौथा, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ऐसा सोचो चौथे माले पे टेम्पल है जहां पे मंदिर में जाकर वो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट, 5th फ्लोर, जो 5th फ्लोर के ऊपर जो है टेम्पल के ऊपर एक लाइब्रेरी है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। वापिस से एक बार क्या पॉइंट है, एक बार नहीं ये नहीं, पॉइंट नंबर 1, ठीक ना मुझे लगता है, हाँ ये रहा। पॉइंट नंबर 1 इज ये लोग प्रॉपर यूज ऑफ मनी, एक 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से एक्सपांड होते होते 27 फ्लोर तक पहुंची। उसका पार्किंग लार्ज स्केल में है जहां पे ऑपरेशन, सर्विसिंग का ऑपरेशन भी वहीं पे होता है। टेम्पल है जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किया जाता है। टेम्पल के ऊपर 5th फ्लोर में लाइब्रेरी है जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। लाइब्रेरी के ठीक ऊपर प्राइवेट मूवी थिएटर है जहाँ पे, ऐसा सोचो मूवी थिएटर के स्क्रीन में करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आया समझ में? देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है, एंटीलिया के लिए 10,000 करोड़ लगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से एक्सपांड होते हुए 27 फ्लोर तक जाती है। पॉइंट नंबर 3, लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है, पार्किंग का लार्ज स्केल ऑपरेशन है, वहां पे सर्विसिंग भी होता है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्पल है वहां पे चौथे माले पे सोचो जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जाते हैं। फिर 5वें फ्लोर पे लाइब्रेरी है सोचो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। 6वें फ्लोर में मूवी थिएटर है उनका प्राइवेट, एक्चुअली उनके मूवी थिएटर का फोटो है जहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। फिर सोचो 7वां फ्लोर, वहां पे उनका स्विमिंग पूल है जहाँ पे शेयर होल्डर को नहाने का मौका दिया जाता है। सोचो ना क्या फर्क पड़ता है सोचने में, 7वें, ठीक है। उसके 8वें फ्लोर में गार्डन है जहाँ पे डिविडेंड बांटा जाता है जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है, ऐसा सोचो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो शेयर बाजार है, ऐसा सोचो हर रोज सवेरे मुकेश अंबानी का प्रैक्टिस है सवेरे, ये जो टॉप फ्लोर दिया है ना, मैंने दिखाया मैंने, ये टॉप फ्लोर एक्चुअली एंटीलिया का ही टॉप फ्लोर है जहाँ पे 3 हेलीपैड पार्क कर सकते हैं और एक्चुअली उसके नीचे एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का उसने बनाया हुआ है। तो ऐसा सोचो कि टॉप फ्लोर में हेलीपैड में वो जाता है, वहां से स्टॉक एक्सचेंज तक वो हर रोज उड़ के जाता है हेलीकॉप्टर से, ऐसे सोचो। और सबसे गुड इमेज तो एंटीलिया के टॉप फ्लोर से दिखता है, ये तुम्हारा एंटीलिया का ही मैंने फोटो दिया है जहां से अरेबियन सी जो है वो अच्छे तरीके से दिखता है, गुड इमेज। लास्ट में एक और बार रिवाइज करते हैं तो तुम्हारा ये हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ मनी, 27 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया है, ठीक है ना, प्रॉपर यूज ऑफ मनी किया है, 10,000 करोड़। पॉइंट नंबर 2 इज बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से 27 फ्लोर तक एक्सपांड हुई है सोचो। उसमें पहले ऐसा सोचो 3 फ्लोर में, वैसे तो 6 फ्लोर, 3 फ्लोर में पार्किंग है, लार्ज स्केल में पार्किंग है जहां से सर्विसिंग का भी होता है। उसके बाद 4थे फ्लोर में टेम्पल है जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जाते हैं। 5th फ्लोर में लाइब्रेरी है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। लाइब्रेरी के ठीक ऊपर थिएटर है जहाँ से मूवी में करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज स्विमिंग पूल है जहाँ पे शेयरहोल्डर्स को पार्टिसिपेट किया जाता, मौका दिया जाता है कि स्विमिंग पूल में पार्टिसिपेट करें। फिर उसके ऊपर है गार्डन जहाँ पे मुकेश अंबानी डिविडेंड बांटता है सोचो, जिसकी वजह से शेयरहोल्डर की वेल्थ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद वो टेरेस में जाता है, ये जहाँ पे हेलीपैड है, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर
में बैठ के स्टॉक एक्सचेंज में वो जाता है, और फिर सबसे बोलते ना जो टॉप फ्लोर है, हेलीपैड के नीचे वाला फ्लोर ऐसे सोच सकते हैं, टॉप फ्लोर बोलो, जहां से समुद्र का व्यू बहुत अच्छा इमेज दिखता है। आया समझ में ये पॉइंट? सो ये 11 पॉइंट थे तुम्हारे इसके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।